आपसे जुड़ रहे हैं और आज इस सीरीज में बात कर रहे हैं जीएस सेक्शन पे। हम लोगों ने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करेंगे उसके जीएस सेक्शन। आइए बिना देरी के हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला सवाल है हड़प्पा वास्तुकला के धोलावीरा स्थलों की अधिकांश इमारतों की नींव के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? इसका आंसर है पत्थर। क्या आंसर है इसका? इसका राइट आंसर है पत्थर। आप जान रहे हैं धोलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें ये साइट कहाँ पाए गए हैं? धोलावीरा यह है गुजरात में पाया जाता है और यह स्वतंत्र भारत के बाद खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा। इस साइट को याद रखिएगा उन्हें यूनेस्को द्वारा 2016 में लिस्ट में डाला गया है। हड़प्पा साइट का ये पहला स्थल है धोलावीरा जिसे यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। धोलावीरा गुजरात में है ये। दूसरा ऑप्शन में बात करते हैं। अगर इसके ऑप्शन पे देखें, बलुआ पत्थर। कैसे पत्थर है ये? बलुआ पत्थर अवसादी पत्थर है जिसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। ये अवसादी चट्टान है। आप जानते होंगे इससे हमारा लाल किला और आगरा किला का निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट आग्नेय शेल है, आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। अगला सवाल है कि भारत के बंगाल में क्षेत्र में पाल राजवंश की स्थापना किसने किया था? पाल राजवंश कहाँ पे है? ये एरिया था बंगाल पे। राजधानी कहाँ थी इसकी? पाल राजवंश की, पाल डायनेस्टी। राजधानी बनाया था इन्होंने मुंगेर का राजधानी बनाया था। जी हाँ, मुंगेर राजधानी बनाया था। संस्थापक कौन है इसके? संस्थापक हैं गोपाल हो जाएंगे। धर्मपाल भी पाल वंश से ही जुड़े हुए हैं। धर्मपाल पाल वंश से जुड़े हुए हैं। इसके अलावे मिहिरकुल, अगर बात की जाए मिहिरकुल तो मिहिरकुल ये हुन डायनेस्टी है, हुनों के से जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म विथ ए ह्यूमन फेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रिफॉर्म विथ ए ह्यूमन फेस, इसका मकसद था कि भारत में रह रहे किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, और किसी भी जाति के लोग हो, सब में समानता के साथ विकास हो। सब में समानता के साथ विकास हो, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो। इसके लिए तो एक संबंध क्या है? इसका संबंध है इक्विटी, केंद्रीय उदारीकरण। इसका होगा राइट आंसर। उदारीकरण समझ रहे हैं? उदारीकरण कब आया था? 1991 नरसिंह राव की गवर्नमेंट था। नरसिंह सिन्हा उस समय गवर्नमेंट थे और इस समय लाई गई थी एलपीजी, यानी एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार
इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, FR। हमारे कितने है, ये संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। और नीति निदेशक सिद्धांत, इसको बोलते हैं DPSP, भाग 4 में, के बीच सामंजस्य बनाए रखा जाना चाहिए। तो यह कौन सा केस है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में आया था। इसमें कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति सिद्धांत है, उनमें जो है सामंजस्य होना चाहिए। जितने मौलिक अधिकार जो है बनाए जाते हैं, अभी बनाए जाएंगे, उसको DPSP एज ए गाइडलाइंस इस पे जो है देखा जाता है, और इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करके हम मौलिक अधिकार बनाते हैं। बात करते हैं इंदिरा साहनी भारत संघ बनाम भारत संघ। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है इसमें 1992 का, इसमें कहा था रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन है वो 50% से अप नहीं जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, रिजर्वेशन 50% पर कैप क्या था इसको, यानी इससे ऊपर रिजर्वेशन नहीं आ सकती है। फिर है, अगर बात करें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें क्या हुआ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो है, इसमें यह बात कहा गया कि हम जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, न्यायिक पुनर्लोकन, जुडिशियल रिव्यू, यानी कोई भी अगर संविधान नियम कानून बनाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑब्जेक्शन ले सकता है अगर वह संविधान के अनुरूप न हो। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, इसमें और एक बात निकल के आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट और DPSP, जिसे कहते हैं नीति निदेशक सिद्धांत, अगर दोनों टकराते हैं तो इसमें हमेशा ज़्यादा वैल्यू रहेगी फंडामेंटल राइट की। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको डाउन नहीं कर सकता है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे DPSP की तुलना में। एक है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन, यह भी रिजर्वेशन से संबंधित है, यह कास्ट रिजर्वेशन पर आधारित है। कौन सा है, कास्ट रिजर्वेशन पर आधारित जजमेंट आया था उस पर। चारों के बता दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे हमारा संविधान का मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी संविधान संशोधन माना जाता है इसे। कौन सी प्रमुख विशेषता प्रस्तुत की गई थी, इसमें प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। मालूम है प्रस्तावना हमारे संविधान जिसे कहते हैं प्रियम्बल, ये किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने जो प्रस्तावना पेश किया था। और इसके तहत ऑप्शन पे देखे जाए, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन 3 नीति निदेशक सिद्धांत, इसे कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। कौन से भाग में है, संविधान के भाग 4 में वर्णित है। न्यायिक समीक्षा कौन सा आर्टिकल पे है, 137, इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, कहां से लिया गया है अमेरिका से। यह कब यह होता है, न्यायिक समीक्षा, अगर हमारे संविधान द्वारा कोई नियम कानून बनाए जाते हैं और वह संविधान के अनुरूप न हो तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑब्जेक्शन ले सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके समक्ष है कि महात्मा गांधी द्वारा समाचार पत्र हरिजन सर्वप्रथम
कब प्रकाशित हुआ? महात्मा गांधी हरिजन समाचार पत्र क्या है? हरिजन यानी हरि के जन, जो हरि के प्रिय लोग उसे कहते हैं हरिजन। यह जो है 1933 में महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। इसके अलावे और कौन से समाचार पत्र हैं जो प्रकाशित हुए हैं महात्मा गांधी द्वारा? उसने एक ये हैं नवजीवन। क्या? एक नवजीवन। नवजीवन भी प्रकाशित हुए महात्मा गांधी द्वारा। और एक यंग इंडिया। यंग इंडिया ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम पे कहीं भी टकरा सकते हैं। तो यंग इंडिया ये लिखा गया इंग्लिश में, नाम से लग रहा है इंग्लिश में। नवजीवन इसकी लैंग्वेज क्या थी? लैंग्वेज थी गुजराती में। याद रखना है महात्मा गांधी के हरिजन 1933 में आया। इसके अलावे नवजीवन जो गुजराती लैंग्वेज में डाला गया, और यंग इंडिया इंग्लिश पे। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में यहां ही नहीं, यहां नहीं होना चाहिए? गलत है सवाल पे, यहाँ प्रिंट है, मिसप्रिंट है, यहां नहीं की गई है। आर्टिकल 21 के तहत कौन से अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है? राइट आंसर है मतदान का अधिकार, राइट टू वोट। एक्चुअली देखा है तो राइट टू वोट जो है हमें देता है आर्टिकल 326 में, कि इलेक्शन के टाइम पे हम वोट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 326 पे है। आर्टिकल 21 पे गौर करें तो इसमें राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, विवाह का अधिकार है। ये सारे अधिकार व्यक्तिगत अधिकार के अंदर चले आते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के अधीन है, और जीवन जीने का अधिकार 21 के ए में है। तो राइट आंसर क्या है इसका? मतदान का अधिकार, जो आर्टिकल कितने हैं? 326 पे है, 21 पे नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के पंचायती राज मंत्रालय का विजन, पंचायती राज मंत्रालय का विजन और मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज का उद्देश्य क्या था? कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत, ध्यान रखिएगा वर्ड, सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना। विकेंद्रीकृत यानी पावर का सेंट्रलाइज करना, डिसेंट्रलाइज करना। ये पावर है, पावर को बांटना। केंद्र सरकार से पावर डिसेंट्रलाइज हो रहा है? पृथककरण। केंद्र सरकार से राज्य सरकार में, राज्य सरकार से अंदर पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है, नगरपालिका बनाई गई है। तो पंचायती राज मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि पंचायती राज संस्था के माध्यम से क्या पावर को जो है, उसको जो है डिसेंट्रलाइज कर देना, उसको जो है टुकड़ों में बांट देना। पंचायती राज सबसे पहले कब आई? 2 अक्टूबर 1959 कहाँ लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। इसके अलावे अगर देखे जाए तो यहां 2-3, एक LM सिंघवी संवैधानिक सुधार हुआ था 1986 में, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को क्या क्या इसे जो संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अलावे 1973 अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाकर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई? तो विनिर्माण यानी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग के उद्देश्य से हब बनाना, अपने इंडिया पे जो है चीज़ों को प्रोड्यूस करना, बनाना, मेक इन इंडिया। कब लाई गई थी? 2014। कहाँ पे? यह कहाँ इनोवेशन हुआ था? न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन पे।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन पे हुआ था पीएम मोदी के कार्यकाल में। पूछ सकता है कब आया था ये, 2014। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में आर्थिक सुधार कब आए थे, जिसे कहते हैं एलपी जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन पे। 1991 पी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के टाइम पे, फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम मनमोहन सिंह के दौरान किस नीति ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। तो दो है, एक है फेरा, दूसरी है फेमा। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेक्स एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, और यह फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इस जगह को इसे रिप्लेस किया गया है फेमा। ये कब आई थी फेरा, 1973 का एक्ट है ये। इसके तहत हमारे विदेशी मुद्रा के संबंध में कुछ जो रूल एक्ट थे कुछ कड़े थे फेरा से, लेकिन जो फेमा आया इसमें क्या, उससे मैनेजमेंट को हल्का उसमें कोई ढील दिया गया। तो किसे प्रतिस्थापित किया, फेमा के द्वारा। इसमें मैनेजमेंट है और यहाँ रेगुलेटिंग है। अगला सवाल है, और बता दो इस पे कि ये फेमा कब आई थी, सन 2000 पे। सन 2000 पे फेमा एक्ट लाया गया था, और फेरा कब आए थे, 1973 पे आई थी, जिसे 1991 के टाइम पे से जो है खत्म कर दिया गया फेरा को। और फेमा कब आए, 2000 में आई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के लोक नृत्य, इसको बोलते हैं फोक डांस, को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है चेराव। चेराव क्या कहते हैं, चेराव को हम कह सकते हैं एक बैम्बू डांस है ये, जहां वहां की औरतें डांस करती है, बैम्बू के साथ साथ सामंजस्य बनाकर डांस करती है। दूसरी बात करते हैं ऑप्शन थांगता। थांगता कहाँ की है, थांगता ये मणिपुर, ये डांस फॉर्म मणिपुर का है, जहां थांग का मतलब होता है तलवार और ता का मतलब होता है भाला। कोराव जनजाति पाई जाती है झारखंड छत्तीसगढ़। तो कहाँ का ये नृत्य है, ये है झारखंड छत्तीसगढ़ का नृत्य है। दूसरा है, लास्ट जो है ऑप्शन है होजगिरी, ये कहाँ की है, यह है त्रिपुरा। होजगिरी त्रिपुरा की है, जहां आप देखे होंगे कभी कि कुछ महिलाएं थाली या बर्तन इसके ऊपर अपने आप को बैलेंस बनाकर डांस करती है। तो ये कहाँ है, होजगिरी त्रिपुरा, कोराव झारखंड छत्तीसगढ़, थांगता हो गए मणिपुर एंड चेराव मिजोरम। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछने लायक है। अगले सवाल पर रुक करते हैं। अगले सवाल है कि विमानन क्षेत्र एयरलाइंस पे विमानन क्षेत्र में कौन सा रणनीतिक विनिवेश 21वीं सदी में भारत सरकार के निजीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम था। यानी विलय कब हुआ, ये इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया, इनका विलय हुआ 2007 में, और दोनों के विलय होकर क्या बना, एयर इंडिया बना है। बता दूं, इंडियन एयरलाइंस ये रिस्पॉन्सिबल थी क्या, डोमेस्टिक फ्लाइट, घरेलू उड़ान भरती थी, और एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट। दोनों का विलय होता है 2007 में। ये जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया 1932
अगर बात करें तो एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया एयर इंडिया 1932 में सेटअप हुआ जेआरडी टाटा के द्वारा। जेआरडी टाटा एयरलाइंस कब होता है? 1953 को। यह है 1953। जब एयर इंडिया सेटअप हुआ उस टाइम इसका नाम था टाटा एयरलाइंस, क्योंकि फाउंडर कौन थे? टाटा थे। बाद में ये एयर इंडिया बना और 2007 में ये दोनों मर्ज हो गए हैं और नाम क्या हो गया है? एयर इंडिया। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल है कि महानदी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित पूर्वी तटीय मैदान के तटीय विस्तार को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। मैं बता दूं बट एक आप देख सकते हैं ऐसे कुछ समथिंग। मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ इसका मैप, इंडिया का मैप। इंडिया की मैप रफली एक लेते हैं, जैसे भी है ये इंडिया की मैप मान लेते हैं। इसमें गोवा का सेक्शन जो है, गोवा नीचे होंगे, गोवा का सेक्शन कहते हैं कोंकण तट। उसके नीचे आते हैं केरला, जिसे कहते हैं मलाबार तट। फिर तमिलनाडु, जिसे कहते हैं कोरमंडल तट। उत्तरी सरकार तट, ये उड़ीसा का जो रीजन है, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। महानदी, जिसे क्या कहते हैं? इसे उड़ीसा की लाइफ लाइन कहा जाता है। उड़ीसा की लाइफ लाइन मानी जाती है। और कृष्णा कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर स्थान, सतारा डिस्ट्रिक्ट, वहां से निकलती है। दोनों कहाँ जाके ये होती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल, आर्य समाज कब सेटअप हुआ था? 1875 के बारे में कौन सा कथन सही है? तुम लोग रूढ़िवादी आंदोलन था, गलत है। जाति आधारित सामाजिक परंपरा बनाए रखा, जाति आधार को इसने जो है खत्म किया था, से गलत है ये। मूर्ति पूजा का समर्थन किया, गलत है। पौराणिक परंपराओं के समान कर्मकांडीय हिंदुत्व को पुनः प्रवर्तन को बढ़ावा दिया, ये गलत। इसने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, यह सही है। शुद्धि आंदोलन यानी यह जो है 1875 द्वारा आर्य समाज सेटअप किया गया था, दयानंद सरस्वती ने सेटअप किया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि हमारे जो भारतीय लोगों को, हिंदुओं के धर्म को जो बदलाव किया गया था, धर्म परिवर्तन किया गया था, उन्हें वापस अपने हिंदू धर्म में लाना। अगला सवाल है कि संवैधानिक उपचार, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी कहते हैं आर्टिकल 32, जिसे संविधान की अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो ये किससे उत्पन्न होता है? यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए अदालत में याचिका दायर कर सके। यह लाया गया है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के केस में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ उसे अपील कर सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसे आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सेम केस पे 226 आर्टिकल के तहत जा सकते हैं हाई कोर्ट में। और मौलिक अधिकार के उल्लंघन के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या राइट है कि वे हमें डिफेंस करने के लिए, किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन किया गया है उसे डिफेंस करने के लिए जारी करती है रीट, 5 रीट जारी करती है। मालूम हो
अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेरण। दो मैं मिस कर रहा हूं, याद नहीं आ रहा मेरे को। अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मैत्रक वंश संबंधी था? मैत्रक वंश संबंध है गुजरात से, गुजरात से है। ध्रुसेन द्वितीय, ध्रुसेन द्वितीय, ध्रुसेन प्रथम, दोनों का संबंध मैत्रक वंश से है। अजात शत्रु का संबंध है हर्यक वंश से, जिसके पिता हैं बिंबिसार। मिहिरकुल, मिहिरकुल का पढ़ा हमने, ये हुन डायनेस्टी से है। नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन दो है, फर्स्ट है और सेकंड है। नरसिंह वर्मन 1-2 कहाँ से है? इनका संबंध है पल्लव वंश। पल्लव वंश कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। अगर बात करें नरसिंह वर्मन फर्स्ट और सेकंड सवाल पूछा जाता है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने रथ मंदिर का निर्माण किया था। रथ मंदिर के साथ साथ सोल टेम्पल जो तमिलनाडु में है उसका निर्माण किया। अगर बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसने क्या किया है? इसने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया, मोस्ट इंपोर्टेंट किया है। अजातशत्रु के बारे में देख सकते हैं कि उन्होंने जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अगले सवाल, अगला सवाल है कि निम्नलिखित वन्यजीव स्थलों का उनके संबंधित राज्य से मिलान करें। तो जो देख रहे हैं सारे सही है। बादलदार तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा भी सही है। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़। चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सारे ये ऑल राइट। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि किस द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदीय द्वीप कहा जाता है? ये क्या है? आवासित नदीय द्वीप, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले बात करते हैं इसका आंसर, राइट आंसर माजुली द्वीप है। जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ऐसे कहा जाए वर्ल्ड पे सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड द्वीप है। द्वीप यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी ही पानी है, उसे कहा जाता है द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड है। लेकिन क्वेश्चन का मतलब है यहाँ की कि नदी द्वारा, किसी जो नदी बह रही है, नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो वह है माजुली द्वीप। कौन सी नदी है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यह माजुली द्वीप का निर्माण करती है। कहाँ करती है? असम। जगह मालूम होना चाहिए। असम का कौन सा जगह? असम के जोरहाट। असम के जोरहाट में यह माजुली द्वीप है। और यहाँ पे और मोस्ट इंपोर्टेंट कि इस द्वीप में कौन सी जनजाति रहती है? मिसिंग जनजाति रहती है। याद कर सकते हैं, एजेप्टिक कोई जनजाति को मिस कर गई है, यानी यहाँ पे मिसिंग जनजाति रहती है। और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2016 में रखा गया है। 2016 में रखा गया है। अगले सवाल पे आते हैं। कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर भारत में किस प्रकार के वन का वर्णन किया जा रहा है? यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां अक्टूबर से दिसंबर तक प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और लगभग तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। आर्द्रता ह्यूमिडिटी कितना है? 74%। वनों में कम ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं जिनकी छतरियां 9 से 12 मीटर तक होती है। वृक्ष पाए जाते हैं कोको, जामुन, रीठा, खिरनी, इमली और नीम शामिल है। इसका आंसर क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। ये कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिए, यह शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर हम देखें, अगर ये ग्लोब है, अगर हम लें अगर ये ग्लोब है
तो ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास के इलाके क्या होते हैं, ये उष्ण 0 डिग्री जो इक्वेटोरियल लाइन होता है यहाँ पे, ये होते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है ये, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है यहाँ पे। ऑप्शन पे गौर करें तो इसके अलावा जो शुष्क सदाबहार वन होते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अपने मौसम जब वर्षा ना हो तो सूखे मौसम में पत्तियां गिर जाया करती है। अगले सवाल पे आते हैं और आज का लास्ट सवाल, और इसी लास्ट सवाल के साथ IB एशिया पेपर का ये करंट के साथ साथ GS सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, बहुत ही शानदार सवाल है, इसे जानते हैं क्या है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको साइक्लोन कब बनता है? साइक्लोन ऐसी कंडीशन है जब सेंटर में प्रेशर काफ़ी लो होता है और बाहर प्रेशर हाई होता है, और प्रेशर कैसे फ्लो करता है, हाई से लो की ओर। ऐसे कंडीशन पे साइक्लोन का निर्माण होता है जो काफ़ी तेज बारिश तूफान लाते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ दूसरा है, पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अगर बात करें साइक्लोन कहाँ आते हैं? अगर ऐसे कुछ हमारे अगर इंडिया का मानचित्र है तो ये हो गए इधर बे ऑफ बंगाल, इधर हो गए अरब सागर। तो बंगाल खाड़ी और अरब सागर, इन क्षेत्रों में इंडिया पे साइक्लोन देखा जाता है। और ये कब आते हैं? जब दक्षिण पश्चिम मानसून चला करती है। कब आती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, जो इंडिया पे 75% वर्षा कराती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इस अरब सागर और बंगाल खाड़ी रीजन में साइक्लोन क्रिएट होता है। और दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, तो इधर कुछ मेडिटेरियन सी है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, और इंडिया हमारा ऐसे करके कुछ है इंडिया यहाँ पे। तो यहाँ से वेस्टर्न से विंड फ्लो होती है, होते हुए कहाँ आती है? इधर आती है इंडिया ऊपरी सेक्शन, जो अपर सेक्शन है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इस सेक्शन पे क्या होती है? इस साइड पे यह वर्षा कराती है। और यह ठंडे के दिनों में वर्षा कराती है, जो सेब के फसलों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और जितने पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा कराती है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। और यही भी हम वर्षा कराते नीचे कहाँ जाती है? तमिलनाडु सेक्शन में आती है, साउथ इंडिया पे, जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अब आते हैं सवाल पे। सवाल है, अब उसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। सारे डिस्कशन कर चुके हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती आमतौर पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में विषय होते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात लौटते मानसून सर्दियों के महीने में भी आते हैं, ये भी सही है। पश्चिमी विक्षोभ बंगाल की खाड़ी के ऊपर में होती है, गलत, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आती है? ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से आते हुए पाकिस्तान, यूरोप से क्रॉस करते हुए इंडिया पे आती है। तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल गलत। चौथा क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी भाग, विशेष रूप से पश्चिमी हिमालय में ग्रीष्मकालीन वर्षा और सूखे से संबंधित है, गलत। ये कब कराती है? ये ग्रीष्मकालीन नहीं, यानी गर्मी के दिनों में नहीं, ये शीतकालीन वर्षा कराती है। अगर यह ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होता, अगर यहाँ पे शीतकालीन
लिखा होता। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 राइट, 2 राइट, 3 रॉन्ग, 4 रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएंगे? 1 और 2। इस प्रकार आज के इस प्रकार जीएस सेक्शन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत धैर्य के साथ बने रहें और पूरे जीएस सेक्शन को आपने देखा। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों के साथ साथ कुछ इर्द गिर्द हमने सवाल बताए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक हैं और काफ़ी लाभदायक रहेंगे। सो बने रहें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में।